नमस्कार। यह है हमारा यूट्यूब चैनल और हम हैं सीटेट क्रैकर। हम लोग देख रहे थे ईवीएस सीरीज में एनसीईआरटी का 4th क्लास का जो भी चैप्टर्स है तो उसको हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6 से, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। तो देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है तो उसका शीर्षक है ओमना का सफ़र। ठीक है, तो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो ओमना का सफ़र है तो इसमें मुख्य रूप से आपको पढ़ना है, एक ओमना नाम की लड़की है जो गांधीधाम गुजरात से रेल मार्ग से अपने नानी घर जाती है। ठीक है, और उसका नानी घर है केरल में। तो उसी के संबंध में इस चैप्टर में हमको जानकारी लेना है। तो देखिए, सर्वप्रथम जो ओमना है वो क्या करती है, तो रेलवे स्टेशन पहुंचती है और जल्द ही ट्रेन के आने का इंतज़ार प्लेटफॉर्म पर करती है। और ट्रेन क्या होता है, प्लेटफॉर्म पे आ जाता है। और क्या होती है, ये लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत पहले से भीड़ होती है, लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए आपाधापी करते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते भी हैं। तो और ये ट्रेन जो है खुलती कहाँ से है, तो सर्वप्रथम जो आपका पॉइंट है नोट करने के लिए, ये ट्रेन खुलती है कहाँ से, तो गांधीधाम से। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधीधाम है कहाँ, तो आंसर क्या होगा, गांधीधाम कहाँ है, तो गांधीधाम है गुजरात में। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का हमारा कि गांधीधाम कहाँ है, तो गांधीधाम है गुजरात में। अब गांधीधाम से चल पड़ती है ट्रेन आगे। ये लोग सभी अपना सामान रख के ट्रेन में बैठ जाते हैं, अपने अपने सीट ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि टीटी आता है, मतलब चेक करने के लिए टीसी, सॉरी टीटी नहीं उसको बोलिएगा, टीसी बोलिएगा, क्योंकि वो टिकट जो चेक करने वाला होता है उसको बोलते हैं टीसी। ठीक है, तो टिकट चेकर आया किसके लिए, तो टिकट चेक करने के लिए। तो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो शायद यहाँ से बन सकता है कि ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए कौन आता है, तो टिकट चेकर। ठीक है, जिसको हम लोग टीसी भी बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है पॉइंट, तो इसको माइंड में रख लीजिएगा, है ना। तो आगे देखिएगा, अब ट्रेन क्या होती है, आगे चल पड़ती है। तो इसकी जो ओमना की माँ जो है, अम्मा है, वो क्या करती है, खाने का डिब्बा निकालती है। हम लोग भी जैसे ट्रेन में जाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारा सामान खाने के लिए ले जाते हैं। तो इसकी माँ ने भी बहुत सारा सामान पैक किया हुआ है खाने के लिए। ठीक है, ट्रेन में खाने के लिए। तो ये जो ओमना की माँ है, अम्मा है, वो क्या करती है, डब्बा खोलती है, खाने का डब्बा खोलती है। तो उसमें से देखिएगा क्या क्या निकलता है। तो देखिए, इसमें से निकलता है ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। कितनी सारी चीज़ें लाई है अम्मा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ढोकला निकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है सीटेट में कि अहमदाबाद गुजरात में क्या क्या फेमस है, मतलब खाने में क्या प्रसिद्ध है। तो ढोकला प्रसिद्ध है, चटनी प्रसिद्ध है, नींबू वाले चावल प्रसिद्ध है और क्या है, मिठाई प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कहाँ के भोजन है, तो ये भोजन है गुजरात के। तो आपको याद रखना है कि गुजरात में ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रेन आगे चलती है और ट्रेन रुकती है कहाँ पे, तो देखिए आगे जा कर के ट्रेन आपको रुकेगी वलसाड स्टेशन पे, जो भी कहाँ है, गुजरात में ही है। ठीक है, तो ट्रेन रुकती है वलसाड स्टेशन, देखिएगा वलसाड स्टेशन। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। तो ये कहाँ स्टेशन पड़ेगा, तो ये भी पड़ेगा कहाँ, गुजरात में ही पड़ेगा ये स्टेशन, वलसाड। और देखिए यहाँ हर एक स्टेशन पर जैसे खाने पीने की चीज़ें मिलती है, तो उसी प्रकार से वलसाड में भी अनेक प्रकार के खाने पीने की चीज़ें मिलती है। तो देखिएगा कौन कौन सा चीज़ मिल रहा है वलसाड में। तो देखिए यहाँ मिलता है बटाटा बड़ा, पूरी साग, दूध और ठंडा दूध। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये वहाँ के प्लेटफॉर्म पे यानी कि स्टेशन पे खाने के लिए बिकती है, जिसको लोग खरीदते हैं यात्रा के दौरान खाने के लिए। तो आपका यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वलसाड स्टेशन पे खाने के लिए क्या क्या मिलता है वलसाड में, तो हमारा आंसर हो जाएगा बटाटा बड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध। ये कहाँ फेमस है, तो ये गुजरात के वलसाड में फेमस है। तो इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो बच्चे हैं, ओमना है, उसकी अम्मा है, उसके पापा हैं। ठीक है, और उसको ट्रेन में सुनील और एन नाम की दो और बच्चे मिलते हैं। तो इसके बारे में कहानी है, तो कहानी हम लोग देखिए, ये तो बच्चों के लिए कहानी है, कहानी हम लोग पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, कहानी हम लोग का सिलेबस खत्म होगा नहीं। तो मेन मेन पॉइंट जो है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये जो दोनों बच्चे हैं वो भी अपने दादी के घर कोझिकोड जा रहे हैं।
ठीक है। कोझिकोड भी एक जगह का नाम है। तो ये जो जगह है वो आपका है कहाँ पे, केरल में है। तो इसको नोट कर लेना है, ठीक है। मैं आगे आपको दिखा भी देता हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको नोट करने के लिए बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसको आप लोग आराम से नोटबुक निकालिए और उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या है, गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड कहाँ है, गुजरात में है। ये पहला पॉइंट आपको नोट करना है। दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है कि कोझिकोड केरल में है, ठीक है। कोझिकोड कहाँ है, केरल में है। तो ये 2 पॉइंट हमें यहाँ से नोट कर लेनी है कि गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। दूसरा कोझिकोड कहाँ पे है, केरल में है। और हमने देखा कि गांधीधाम में और वलसाड में, ठीक है, गांधीधाम में जब ट्रेन में चढ़ी थी उसकी अम्मा तो खाने में क्या क्या लेके चढ़ी थी, और वलसाड में क्या क्या मिलता है उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर व ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के तरीकों पर चर्चा करें, ठीक है। तो आपको कमेंट करके यहाँ से बताना है कि रेलवे काउंटर से टिकट बुक करने में और ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग करने में किस प्रकार से हमको अंतर देखने को मिलता है, दोनों में क्या डिफरेंसेज है, वो आपको कमेंट करके बताना है। क्योंकि ये आपके लिए सीटेट के लिए इस साल के लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकती है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि किस प्रकार से अंतर देखने को मिलता है दोनों प्रकार के बुकिंग के तरीकों में, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमें कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना था, इतना ही आपको माइंड में याद रखना। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ जो मुख्य पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो उसको आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि गुजरात में गांधीधाम कहाँ है, पहला पॉइंट गुजरात में। दूसरा पॉइंट कि गुजरात में ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट वलसाड कहाँ है, तो वलसाड भी गुजरात में है। वलसाड स्टेशन पे क्या क्या खाने की चीज़ें मिलती है, तो बटाटा बड़ा, पूरी, साग और ठंडा दूध। अगला पॉइंट क्या था कि कोझिकोड कहाँ है, तो कोझिकोड है केरल में, ठीक है। और ऑनलाइन टिकट बुकिंग और रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर से बुकिंग में क्या अंतर होते हैं, इसको हम लोग को देख लेना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अब अगला चैप्टर हम लोग देखिए, अगला जो चैप्टर है खिड़की से, तो ये भी उसी से संबंधित है, ठीक है। ओमना के सफ़र से ही संबंधित है ये चैप्टर। तो देखिए उनकी जो ट्रेन है वो आगे बढ़ चुकी है, यानी कि रास्ते में अपनी दूरी को गंतव्य पर मतलब जाने के लिए, मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, गतिमान है, ट्रेन बढ़ रही है, अनेक स्टेशनों को पार करते हुए बढ़ रही है आगे। तो देखिए एक स्टेशन आता है जहाँ पे लिखा हुआ है मडगांव, क्या लिखा हुआ है, मडगांव। तो ये क्वेश्चन भी सीटेट में ऑलरेडी पूछा जा चुका कि मडगांव कहाँ है, तो ये कहाँ है, तो ये गोवा में है, ठीक है। इसको आपको नोट कर लेना है कि मडगांव कहाँ पे है, तो मडगांव कहाँ है, गोवा में, ठीक है। अब देखिएगा आगे, फिर उनकी ट्रेन यहाँ से भी चल पड़ती है आगे, ठीक है, और पहुँचती है कहाँ पे, तो बहुत सारे फाटकों, जैसे रेलवे फाटक का ये दृश्य आप देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फाटकों, अनेक प्रकार के मैदानी पहाड़ों, खेतों को पार करते हुए उनका जो ट्रेन है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो मडगांव से जैसे ही आगे बढ़ती है उनकी ट्रेन और पहुंचती है कहाँ पे, तो इनकी ट्रेन पहुंचती है एक सुरंग के पास, और इस सुरंग से वो लोग क्या कर रहे हैं, गुजर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सुरंग क्या होता है, तो सुरंग पहाड़ों को काटकर बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गुजरात से केरल जाने के समय में, ठीक है, गुजरात से कहाँ आपको जाना है, तो गुजरात से केरल जाने के दौरान आपको कितने सुरंगों को पार करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग को नोट करना है कि गुजरात से, ठीक है, गुजरात नहीं सॉरी गोवा, ठीक है, इनका जो ट्रेन है वो कहाँ पहुँच चुका था, तो गोवा पहुँचा था, यानी कि मडगांव से आगे बढ़ा था ट्रेन और सुरंग में पहुँचा था। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सीटेट में पूछा जा चुका है कि 92 क्या है, सुरंग है, ठीक है, और क्या है, 2000 पुल है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका भी है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। तो आपको नोट कर लेना है कि गोवा से केरल तक रेल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल हैं, ठीक है। अब जो है इनकी ट्रेन पहुंचती है उडुपी स्टेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ से कमेंट करके बताना है कि ये जो स्टेशन है वो कहाँ है,
ठीक है, उदीपी स्टेशन कहाँ है आपको कमेंट करके बताना है। और देखिए उदीपी स्टेशन पे क्या मिलता है, तो उदीपी स्टेशन पे इडली बड़ा मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इडली बड़ा किधर खाया जाता है, तो भारत के दक्षिणी भाग में खाया जाता है, यानी कि साउथ इंडियन का जो क्षेत्र है उसमें खाया जाता है। तो यहाँ से आप हिंट है आपके लिए कि उदीपी स्टेशन जो है भारत के दक्षिणी क्षेत्र में होगा। तो आपको बताना है कि किस राज्य में उदीपी स्टेशन है, वो कमेंट करके बताना है। और यहाँ मिलता क्या है, तो यहाँ मिलता है इडली वड़ा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है, तो देखिए हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ जो ट्रेन की खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रहे हैं ये लोग, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उसमें से हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। ठीक है, और इनकी अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। ठीक है, बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है, यहाँ के गांव और यहाँ के बने घर। ठीक है, और उनकी अम्मा ने क्या बताया कि यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। यहाँ पे लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है, ये जो उदीपी स्टेशन है तो केरल में ही होगी। ठीक है, लेकिन आपको कमेंट करना है, खोजना है, बस हम एक हिंट बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ से जो ठीक है उदीपी स्टेशन के बाहर नज़ारा दिखा कि बहुत सारे नारियल के पेड़ हैं, तो आपका यहाँ से एक पॉइंट बनता है कि नारियल के पेड़, हमें बहुत सारा नारियल के पेड़ कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, केरल हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ का जो पहनावा भी है यहाँ अलग है। ठीक है, वहाँ के लोग क्या पहनते हैं, तो क्रीम रंग की सूती धोती और साड़ियाँ पहनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लोग अनेक जगहों से अलग प्रकार के घर बनाते हैं और उसी में क्या करते हैं, रहते हैं। और यहाँ चावल की खेती भी होती है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ होमवर्क हम दिए ये कमेंट करके आपको बताना है। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे आपके लिए कुछ होमवर्क्स हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक करते हैं, सीरियसली करते हैं और 120 प्लस का टारगेट रखते हैं, तो आपको ये हमारा जो भी काम हम दे रहे हैं वो आपको करना होगा। ठीक है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आप अपने कॉपी में इसको बनाइए होमवर्क के रूप में। ठीक है, और कॉपी में बनाने के बाद इसको कमेंट में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में ये सरलतापूर्वक क्या होगी, याद हो जाएगी। तो आपके लिए पहला प्रश्न है कि गुजरात से केरल पहुंचने तक ट्रेन हमारे देश के किन किन राज्यों से गुजरती है। ठीक है, अगर आप ट्रेन से गुजरात से केरल जाते हैं तो आपकी जो ट्रेन होगी वो किन किन राज्यों से गुजरेगी, वो आपको कमेंट करके बताना है, यानी कि कितने स्टेट्स को पार करके हम लोग केरल पहुँचेंगे। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है आपके लिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि पिछले एक वीडियो में हमने पूछा था कि अनेक कौन से राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे आप राज्य के अनुसार भाषा बताए थे, लेकिन यहाँ पे भाषा दिया हुआ है और आपको राज्य का नाम बताना है कि मलयालम कहाँ बोली जाती है, कोंकणी कहाँ बोली जाती है, मराठी कहाँ बोली जाती है, गुजराती कहाँ बोली जाती है और कन्नड़ कहाँ बोली जाती है। ये सीटेट के लिए बिल्कुल VVI ये सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप ईमानदारी पूर्वक सीटेट की तैयारी करते हो तो बिल्कुल ये सब चीज़ें जो है आपको कमेंट भी करना है और अपने नोटबुक में इसको स्वेच्छा से नोट कर लेना है। अब देखिए ये लोग पहुंच चुके हैं कोट्टायम, तो ये भी स्टेशन का नाम है कोट्टायम स्टेशन। ठीक है, तो ये भी आपको कमेंट कर देना है कि ये भी स्टेशन कहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल कमेंट करना है और आज ही कमेंट करना है। जितने भी लोग आज वीडियो देखेंगे उन लोगों का फ़र्ज़ है कमेंट करना कि कोट्टायम स्टेशन कहाँ है। ठीक है, अब देखिए ये लोग कोट्टायम पहुँचेंगे तो वहाँ ये लोग क्या करेंगे कि बलियम्मा के घर जाएंगे। ठीक है, अब बलियम्मा किसको कहते हैं वो हम आगे आपको बताते हैं। बलियम्मा के घर जाएंगे और वहाँ से जो बलियम्मा का परिवार है इनके साथ मिलेगा। ठीक है, और दोनों परिवार यानी कि ओमना का परिवार और इनकी बलियम्मा का परिवार दोनों कहाँ जाएगा, अमुम्मा के गांव जाएगा। ठीक है, तो देखिए बलियम्मा किसको कहते हैं और अमुम्मा किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में
आप बच्चों की मदद कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक शिक्षक हैं, ठीक है, ये आपको पेडागोजी के तौर पर ये जो बॉक्सेज हैं यहाँ पे वो आपको ईवीएस पेडागोजी के तौर पे आपको काम करेगा। तो इन बॉक्सेज को छोड़ना नहीं है, अपने माइंड में बिल्कुल इसको बैठा लेना है, ठीक है। तो इसमें आपको एक संदेश दिया जा रहा है कि विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में आप बच्चों की मदद कर सकते हैं। और देखिए क्या है, मलयालम में बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल स्टार पॉइंट है कि माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी, ठीक है। हमारे यहाँ माँ की बड़ी बहन को क्या बोला जाएगा? बड़ी मौसी। तो मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है बलियम्मा, ठीक है। और अपनी माँ की माँ को यानी कि नानी को, हम लोग अपनी माँ की माँ को क्या कहते हैं? नानी कहते हैं। लेकिन मलयालम में अपनी माँ की माँ को कहा जाता है अमुम्मा। तो ये दोनों स्टार पॉइंट्स हैं सीटेट के हिसाब से, तो आपको झट से इसको नोट कर लेना है। अब आगे देखिए, ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, तो ये भी उसी सफ़र से ही संबंधित है। तो देखिए ये लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? कोट्टायम पहुँच चुके हैं, ठीक है। जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में देखा, कोट्टायम पहुँच करके बलियम्मा के घर जाएंगे और वहाँ से दोनों परिवार मिलकर कहाँ जाएगा? अमुम्मा के घर जाएगा। तो देखिए बलियम्मा के घर पहुँचे हैं, वहाँ पे थोड़ा से लोग रेस्ट किए हैं और अपना सामान उठा करके चल पड़े हैं कहाँ पे? अमुम्मा के यहाँ, ठीक है। अमुम्मा के गाँव जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये लोग मतलब कि क्या करते हैं, बलियम्मा के घर से निकलते हैं तो ये ऑटो रिक्शा से जाते हैं अमुम्मा के घर के लिए, और उसके बाद एक बस पकड़ते हैं और अमुम्मा के यहाँ जाने की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और ये लोग खुश हो जाती है, ओमना का जो परिवार है, खास करके ओमना बहुत खुश हो जाती है कि हम लोग अमुम्मा के गांव पहुंच गए। लेकिन एक सरप्राइज इन लोग को देखने के लिए मिलता है। क्या? उसकी अम्मा, ओमना की अम्मा बताती है कि गांव यानी कि पानी के उस तरफ गांव है अमुम्मा का, ठीक है। यानी कि बस से जहां पर ये लोग उतरते हैं तो वहां चारों तरफ क्या है? एक तरफ पानी ही पानी है, ठीक है। अब उस पानी जो है उसको पार करके अमुम्मा के घर जाना पड़ेगा। तो देखिए अमुम्मा के घर जाने के लिए इनको किस चीज़ की मदद लेनी होगी? तो फेरी की मदद लेनी होगी, ठीक है। अमुम्मा के घर जाने के लिए, अमुम्मा का घर है कहाँ? तो कोझिकोड केरल में है, ठीक है। तो वहाँ जाने के लिए फेरी की मदद लेनी होगी। तो ये फेरी है क्या? तो इसको देखिए, ये जो आपका चित्र है ये क्या है? आपका फेरी है। देखिए फेरी होता क्या है? तो एक नाव की तरह होता है जिसमें लोग, मतलब इसको कह सकते हैं कि छोटा सा जहाज होता है। तो उसमें लोग चढ़ करके यानी कि समुद्र को पार करते हैं या नदी को पार करते हैं, ठीक है। नदी को खास करके पार किया जा सकता है। तो देखिए फेरी है क्या? तो उसको नोट कर लीजिए। तो देखिए ये जो है आपका बॉक्स, तो इसमें दिया हुआ है आपका कि केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह की नावों का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो फेरी है ये क्या है? एक तरह का स्पेशल कैटेगरी का नाव होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रयोग किया जाता है, और अनेक तरह की नामों का इस्तेमाल भी होता है केरल में। तो ये भी आपको क्या करना है? अपने नोटबुक में नोट कर लेना है। अब आगे देखिए क्या कहता है। अब ये जो आगे है तो आपको एक ट्रेन का टिकट दिख रहा है, ठीक है। हम लोग भी ये टिकट कई बार ले चुके हैं, खरीद चुके हैं। जैसे क्या होती है, ट्रेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह हम लोग यात्रा करते हैं। तो ये सीटेट का मान के चलिए कि एक प्रकार का फेवरेट क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा कि ट्रेन के टिकट से आपको कितने प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो देखिए ट्रेन के टिकट में होता क्या क्या है? तो पहला ट्रेन का नंबर लिखा हुआ होता है, दूसरा सफ़र शुरू होने की तारीख लिखी हुई होती है, तीसरा बर्थ एवं डिब्बे का नंबर लिखा हुआ होता है, अगला क्या है? किराया लिखा हुआ होता है कि आपको कितना भाड़ा लगा, ठीक है, कितना फेयर लगा आपको। और क्या लिखा हुआ था? दूरी, यानी कि जिस जगह से आप टिकट खरीदे हैं और आपको कहाँ जाना है, तो दोनों जगहों के बीच की दूरी लिखी हुई होती है टिकट में। इसके अलावा आपको कहा गया है कि इनके अलावा, ये तो आपको नोट करना ही करना है, इनके अलावा आपको यहाँ से क्वेश्चन दिया जा रहा है कि तुम टिकट देखकर और क्या क्या बातें पता लगा सकते हो, उसको लिखो। तो आप इसके अलावा ये जो टिकट का आपको चित्र दिख रहा है यहाँ पे, तो इसके अलावा आप और क्या क्या पता लगा सकते हैं इन सारे चीज़ों के अलावा? ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर, किराया और दूरी के अलावा आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अपने नोटबुक में लिखिए और उसको लिखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो आगे देखिए और क्या कहा गया है इस चैप्टर में। कहा जा रहा है कि रेलवे टाइम टेबल से हमें बहुत सी जानकारी मिलती है।
जैसे ट्रेन किस स्टेशन पर किस समय पहुंचेगी, किस समय स्टेशन छोड़ेगी, कितनी दूरी तय करेगी आदि। ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो रेलवे टाइम टेबल से। अगर हम किसी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम खरीद सकते हैं, ठीक है, ठीक है, हम किसी भी रेलवे स्टेशन से रेलवे टाइम टेबल क्या उसको क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। यानी कि एक प्रिंटेड पेपर पे बना हुआ होता है कि किस ट्रेन का टाइम कितने बजे है, किन कौन से स्टेशन से कितने बजे खुलेगी, कितने बजे डिपार्चर होगा, कितने बजे अराइवल होगा। ये सब सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो रेलवे टाइम टेबल से। ठीक है, ओमना ने जिस ट्रेन में सफ़र किया उसके टाइम टेबल का कुछ अंश यहाँ पे दिया गया है, जिसको आपको समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो आपको टाइम टेबल यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये जो टाइम टेबल है देखिए, गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस का है। ट्रेन का नंबर है 16335। ठीक है, तो देखिए गांधीधाम जो है स्टेशन कब छोड़ती है, तो 5:15 में छोड़ती है। ठीक है, जो भी डेट रहा होगा। और 4:45 में क्या होती है, ट्रेन पहुंचती है। देखिए 5:15 में छोड़ती है और 2 दिन के बाद, ठीक है, आपने क्या बोला, 2 दिन के बाद 4:45 पे सुबह जा कर के क्या होती है, ट्रेन खुलती है, या मतलब वहाँ पे पहुँचती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपको एक मतलब कि जानकारी मिल सकता है कि ट्रेन में क्या होती है। जो घड़ी होता है तो वो घड़ी होता है 24 घंटे का। ठीक है, जैसे हमारे घड़ी में 1 बजता है तो वहाँ पे कितना बजेगा, 13 बजेगा। तो देखिए 14:03, तो हमको क्या समझना है, 2:03। ठीक है, उसी प्रकार 14:10, तो 12 में 2 कितने जोड़ेंगे तो 14 होगा। ठीक है, यानी कि 2:10। तो हम आप लोग इसको जानते भी होंगे कि ट्रेन में किस प्रकार से टाइम टेबल शो किया जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको क्वेश्चन यहीं से इसी टाइम टेबल से पूछा जा चुका है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ट्रेन जो है गांधीधाम 5:15 सुबह खुलती है, और आपको दे देगा कि नागरकोइल स्टेशन 4:45 में पहुँचती है। तो यहाँ से आपको देगा, क्वेश्चन देगा कि कितनी दूरी तय किया ट्रेन ने। ठीक है, कितना समय लगा। ये सब सारे क्वेश्चन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको देखेंगे। तो इसको आप एक बार सिर्फ माइंड में रख लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट नहीं करना, क्योंकि इसको नोट करने से कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन इसको आप नोट कर सकते हैं कि जिससे ओमना सफ़र की थी उस ट्रेन का नाम क्या था, गांधीधाम नागरकोइल एक्सप्रेस। ट्रेन का नंबर था 16335। ठीक है, और ये क्या है, रेलवे का टाइम टेबल है। तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हम लोग करेंगे। जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस टाइम देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार से, यानी कि मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये हमारा चैप्टर जो है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए ये तालिका दे देगा, एक बार तालिका दे भी दिया गया था, पूछा गया था क्वेश्चन कि ट्रेन किस स्टेशन से चली थी, ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर कितनी देर रुकी। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, जैसे अहमदाबाद स्टेशन पे 11:30 बजे पहुँचती है और खुलती है 11:50 पे, तो कितना देर रुकी, तो 20 मिनट रुकी। तो हम कह सकते हैं कि ये सब जानकारी जो है हमें रेलवे टाइम टेबल से मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेन सफ़र के दौरान कौन से दिन मडगांव पहुंची। तो आपको जिस दिन खुली थी उसके और मडगांव पहुंचने का समय जोड़ लेना है, उसमें से आप दिन निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक दिन होता है 24 घंटे का, अगर 48 घंटे होगा तो 2 दिन हो जाएगा। ठीक है, आगे कि ट्रेन ने शुरू के स्टेशन से अंत तक कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। तो यही सारा क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है सीटेट में, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इसको, ये जो चार्ट है आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है, 1 सेकंड का हम टाइम दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए, ठीक है, क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, तालिका में उन सभी स्टेशनों के नाम पर गोला लगाओ जिनका नाम ओमना की डायरी में आया है। तो ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, ये तालिका से ले करके आपको यहाँ तक ओमना ने ट्रेन से कितने किलोमीटर का सफ़र पूरा किया। तो सर्वप्रथम आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका भी टाइम टेबल का भी लीजिए और इसका लीजिए और क्वेश्चंस को बनाइए। ठीक है, ये सीटेट के लिए इसको हम लोग VVI मान सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में वो सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा, और जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी होगा उसका जवाब देने में। तो बना लीजिएगा, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। अब अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे, ये हमारा चैप्टर हो गया समाप्त। ये जो हमारा चैप्टर है इसका शीर्षक है बदलते परिवार। ठीक है, तो इस चैप्टर में मात्र एक जानकारी आपके लिए मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट लगा,
ठीक है। तो एकमात्र वन एंड ओनली एक जानकारी है इस चैप्टर में कि देखिए, पहला जो जानकारी है, मात्र एक और एक जानकारी है, उसको आप सिर्फ नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। तो ये जानकारी जो है ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो देखिए, ये जो बॉक्स है आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि बच्चों की पढ़ाई बीच में छूटने और बाल विवाह कानून क्या बताता है उसके बारे में है कि लड़की की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़के के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना था, यही एक बाकी ये चैप्टर हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगा क्योंकि इस चैप्टर में कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ बच्चों के बारे में दिया गया है। तो अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे। ये जो चैप्टर है हमारा, जिसका शीर्षक है हु तू तू, आपको हंसी भी आएगा पढ़ करके, ठीक है। लेकिन बच्चों के लिए चैप्टर है, हम लोग के लिए हंसने का बात नहीं है क्योंकि ईवीएस में आपको 4th क्लास में और क्या पढ़ने के लिए हो सकता है, आप सोच सकते हैं, जस्ट इमेजिन। तो ये जो चैप्टर है उसका शीर्षक है हु तू तू। तो इस चैप्टर में मुख्य रूप से कबड्डी के खेल के बारे में है। देखिए बच्चे, यहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो है कबड्डी खेल रही है। तो आपको इस चैप्टर में भी मात्र 1 या 2 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलने जा रहा है। तो यहाँ से आपको सर्वप्रथम मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। कबड्डी के एक टीम में आपको ये कमेंट करना है और अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेना है। कबड्डी एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या आपको लिखना है, ठीक है, कि कबड्डी के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा इस चैप्टर में, यानी कि ये जो चैप्टर है आपका मुख्य रूप से खेल पे बेस्ड है। यानी कि जब आप स्कूल में टीचर बन जाइएगा, किसी भी स्कूल में, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, या अगर आप बिहार में भी टीचर बनते हैं, अगर आप सरकारी शिक्षक भी बनते हैं तो हमारे लिए गर्व की बात है, सीटेट क्रैकर के लिए गर्व की बात है और आपके परिवार के लिए गर्व की बात है, ठीक है। तो अगर आप एक शिक्षक बन जाइएगा तो आपका किस प्रकार से बच्चों के प्रति, खेल के प्रति, उनके जीवन में किस प्रकार का उत्तरदायित्व है, आपको ये बताना है उनके बच्चों को, क्या बच्चों के जीवन में खेल किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है। तो मुख्य रूप से ये जो चैप्टर है, जब हम लोग पेडागोजी पढ़ेंगे तो उसको करेंगे, और पेडागोजी मैं आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। और आपको ईवीएस में आपको 29 नंबर से आपको कोई नहीं रोकने जा रहा है अगर आप ये सारा वीडियो आप देख लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये जो चैप्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखिए कहाँ भी जा रहा है कि इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचें कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं। जैसे खेल में अनेक प्रकार के नियम होते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हो, ठीक है। अगर आप किसी भी कार्य को नियम से करिएगा तो क्या होगा, आपका काम बिल्कुल सही होगा। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। जैसे खेल में झगड़ा भी हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको सुलझाने की कोशिश करते हैं और खेल जारी रखते हैं। तो ये जो खेल, मतलब बच्चों के जीवन में खेल का महत्व बताने के लिए चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। तो इस चैप्टर में कबड्डी की कहानी थी। दूसरा क्या है, खो खो आता है इस चैप्टर में, एक जिक्र आता है, खेल है, आप लोग जानते भी होंगे खो खो, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है और कमेंट करके बताना है कि खो खो के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा इसको। आगे देखिएगा इस चैप्टर में एक महिला है, एक महिला वेट लिफ्टर है, उनकी कहानी है। तो ये बॉक्स जो है कर्नम मलेश्वरी, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सीटेट के हिसाब से आपके लिए हो जाएगा क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक है। तो देखिए कर्नम मलेश्वरी की कहानी आपको यहाँ पे दी गई है और ये सारा बॉक्स का पॉइंट आपको हूबहू नोट कर लेना है। देखिए तो क्या है कि अखबार में इनके बारे में पढ़ा है, क्या आपने इनके बारे में अखबार में पढ़ा है। कर्नम मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, यानी कि वजन उठाती है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये कहाँ की रहने वाली हैं, तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में क्या है, हवलदार हैं। इनके जो पिताजी हैं पुलिस में हवलदार हैं। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सोचिए कितनी छोटी थी, तो ये मतलब उसी समय से यह क्या कर रही है, वजन उठाने का अभ्यास कर रही है। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है और हम लोग 30 किलोग्राम भी एक बार में नहीं उठा पाते हैं। लेकिन ये जो है कर्नम मलेश्वरी जी जो है वो क्या करती हैं, एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती है। कर्नम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। उनकी 4 बहनें भी रोज़ वजन उठाने का अभ्यास करती है। तो ये जो कर्नम मलेश्वरी हैं तो इनके बारे में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है सीटेट में, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा और हूबहू याद कर लीजिएगा। ये कर्नम मलेश्वरी का चित्र भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो ये क्या है, एक वेट लिफ्टर है जो कहाँ की रहने वाली हैं, तो ये रहने वाली है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ लिए। अब देखिएगा
ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए आप बच्चों को मदद करें। तो ओलंपिक खेल के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीटेट में कि ओलंपिक खेल जो है, ठीक है, वो कितने सालों पर होता है। तो ये आप कमेंट करिए। आप जानते भी हैं ये सब सारी चीज़ें बताने लायक नहीं है, इसको आप खुद से कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ओलंपिक खेल जो है कितने सालों पर आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर भी समाप्त करते हैं। अब आगे देखते हैं कि क्या पढ़ना है। देखिए अब जो हमारा चैप्टर है उसका शीर्षक है फुलवारी। तो ये जो चैप्टर है आपके लिए सीटेट के मद्देनज़र सीटेट 2020 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। इस चैप्टर का शीर्षक है फुलवारी। तो इसमें देखिए सर्वप्रथम कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं और यह फूलों की घाटी कहलाती है। तो सबसे पहला पॉइंट, इस चैप्टर से बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि फूलों की घाटी कहाँ पे है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ये नोट करना है कि फूलों की घाटी कहाँ है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ठीक है। देखिए यहाँ होता क्या है कि झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं, तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिल जाते हैं, ठीक है। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान नज़र आते हैं, तो कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यह सब सपने जैसा लगता है। यहाँ पर अगर आप जाइएगा फूलों की घाटी में तो आपको बिल्कुल सपने जैसा अनुभव होगा कि आप एक सपनों की दुनिया में आ गए हैं। मतलब इतना खूबसूरत ये जगह है फूलों की घाटी। लेकिन यह होता क्या कि इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं, ठीक है। तो कब खिलते हैं फूलों की घाटी में फूल, तो ये आप कमेंट करिए और हमें कमेंट करके बताइए हमें भी कि फूलों की घाटी में साल में कुछ ही हफ्तों के लिए फूल खिलते हैं, तो किस महीने में खिलते हैं ये कमेंट करिए, ठीक है। आपको कुछ कुछ चीज़ें करनी होगी तभी आप मेहनत करिएगा, वरना सभी चीज़ें अगर बता दी जाएगी तो आपके लिए बिल्कुल सही साबित नहीं होगा और आपकी तैयारी पे भी असर पड़ेगा अगर आप खुद से चीज़ों को करते हैं तो, ठीक है। तो ये रही फूलों की घाटी, ठीक है। आगे देखिएगा ये जो चैप्टर है मेनली बेस्ड है फूलों के लिए। तो आगे दिख रहा है आपको मधुबनी पेंटिंग। ये जान रहे होंगे आप लोग, बहुत सारे लोग इससे परिचित भी होंगे कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो मधुबनी पेंटिंग कहाँ से संबंधित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग बिहार से संबंधित है। ये हमारे बिहार का ही डिज़ाइन है। तो देखिएगा मधुबनी पेंटिंग, यहाँ जो आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं, ये जो डिज़ाइन है तो इसी को हम लोग कहते हैं मधुबनी चित्रकला। तो देखिए यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। ये जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग, मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। ये जो चित्रकला है बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा, बताइए जल्दी से। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बिहार में मधुबनी नामक एक ज़िला है। आप लोग जानते भी हैं कि मधुबनी ज़िला कहाँ है, तो बिहार में। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। देख रहे हैं कितना खूबसूरत चित्र है। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये जो चित्र हैं पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं क्योंकि इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इस मतलब मधुबनी चित्रकला के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इसको। तो इसको आप लोग माइंड में रखिएगा और अपने नोटबुक में जहाँ पे आप नोट बनाते हैं तो उसको स्टार दे करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग से हम लोग कितना पॉइंट पढ़े, तो देखिए मधुबनी चित्रकला जो है बिहार की चित्रकला है। इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा, तो बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है इसलिए इसका नाम मधुबनी पड़ा। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ पे ये दीवारों और आंगन में ये चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं क्योंकि इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। और देखिएगा लास्ट जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए कि इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ये जो चित्र हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ये जो चित्र है इसमें क्या होता है कि अनेक प्रकार के जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछली को एक ही साथ बनाया जाता है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं
और या अच्छा तो रहेगा आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा मधुबनी पेंटिंग। अब आगे देखिए इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, उसके पहले आपको फूलों की दुनिया के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कौन से, ये देखिए उड़हुल का फूल है, ये आपको गुलाब का फूल है, ये सूरजमुखी का फूल है, ये गेंदे का फूल है। उसी प्रकार से अनेक प्रकार के फूल आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं। और आपको कहा भी गया कि ऊपर दिए गए फूलों में जिन फूलों को आप जानते हैं उनमें से 2 फूल के आपको नाम बताना है। तो मैंने तो बहुत सारा बता दिया। अब आगे देखिएगा जो चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए वो आपको पढ़ना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फूल जो होते हैं उनको खाया भी जाता है, यानी कि इनको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं सीटेट में। ठीक है, और पूछे जाएंगे भी, क्योंकि ईबीएस में आपको और क्वेश्चन कहाँ से राइज होंगे, जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है वहीं से तो राइज होंगे क्वेश्चन ना। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसको देखिएगा कि पहला जो पॉइंट है, तो देखिए उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद की जाती है। तो पहला पॉइंट हमारा है कि कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, याद हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाने की, मतलब केले के फूल को का सब्जी बनाया जाता है कहाँ, केरल में। ये रहा दूसरा पॉइंट आपके लिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े पसंद किए जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए कह सकते हैं, फिर से इसको वीवीआई की संज्ञा दी जा सकती है। तो पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। दूसरा, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश की जाती है, यानी कि वहाँ के लोग केले के फूल की सब्ज़ी पसंद करते हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है कि महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप नोट करिएगा और इसको कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे क्या है कि बहुत से जो फूल होते हैं उनसे रंग भी बनाए जाते हैं। जिस प्रकार से आपने मधुबनी पेंटिंग में भी देखा कि फूलों से रंग बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ फूलों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत से फूल जैसे गुलदावरी और जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं, यानी कि बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिनसे रंग बनाए जाते हैं और उनसे कपड़ों की रंगाई की जाती है। तो ये भी पॉइंट आपको लिए नोट कर लेना है और इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे पूछे जाने की संभावना बनती है। ठीक है, गुलदावरी और जीनिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फूलों से, मतलब गुलाब के फूलों से क्या होता है, गुलाब जल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये दादी माँ का नुस्खा है जो क्या कह रही है कि दादी माँ के कुछ नुस्खों के बारे में आपने सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता होगा। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए दादी माँ कहती है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लीजिए और इसमें कुछ बूंद नींबू की डाल दीजिए और इसके इस्तेमाल से सर्दी में जो आपकी त्वचा है बिल्कुल नहीं फटेगी। यानी कि अगर आप गुलाब जल का उपयोग करते हैं तो आपकी जो त्वचा है वो सर्दी में नहीं फटेगी। तो ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है कि गुलाब जल और ग्लिसरीन एक प्रकार का पदार्थ होता है जो बराबर मात्रा में मिला करके शीशी में भर लिया जाता है और कुछ बूंद नींबू की डाल दी जाती है और इसका इस्तेमाल सर्दी में किया जाता है। ठीक है, तो ये तो रहा फूल से बनाए जाने वाली चीज़। अब आगे देखिएगा, तो देखिए फूलों से सुगंध भी बनाया जाता है, यानी कि खुशबू भी बनाया जाता है फूलों से। तो देखिए कहा जा रहा है कि क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खोलने पर उसकी खुशबू का मज़ा लिया है। आपने कभी इत्र देखा है और उसकी खुशबू का मज़ा लिया है। ठीक है, तो देखिए इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है, यानी कि जो इत्र होते हैं वो बहुत सारे फूलों से ही बनाए जाते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये भी वीवीआई मानिए, इसको मानिए, क्या मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ से जो आपको पॉइंट मिल रहा है वो क्या है कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रक में भर भर कर फूल लाए जाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में क्या होता है, ट्रक से भर भर के फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस तरह के काम में हज़ारों लोग क्या हैं, लगे हुए हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये बॉक्स, तो इसको आप नोट करिए। और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें जो बची है वो पेडागोजी में पढ़ना है, तो उसको हम लोग पेडागोजी में देखेंगे। तो हम लोग आगे अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा चैप्टर है वो देखिए क्या कहा जाता है।
अगला जो हमारा चैप्टर है उसका शीर्षक है कैसे कैसे बदले घर। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में एक परिवार है, वो क्या होता है कि वो जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो भागों में बंटता है तो उस समय कुछ परिवार जो है भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं और कुछ परिवार पाकिस्तान से भारत चले आते हैं। तो उसी के संबंध में चैप्टर है कि एक परिवार जो है पाकिस्तान से भारत आता है, ठीक है, विभाजन के समय में। तो देखिए यहाँ पे जो परिवार है वो कहाँ का रहने वाला है, तो वो गाजी खान का रहने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ से मिला कि गाजी खान कहाँ है, तो यह जगह पाकिस्तान में है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि गाजी खान कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। ये जो परिवार है वहाँ से भारत चला आता है, ठीक है, अपने गांव को छोड़ करके भारत की ओर बढ़ता है। और देखिए क्या कहाँ पहुँचता है, तो पहुँचता है ये परिवार, सर्वप्रथम तो ये परिवार दिल्ली पहुंचता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद इनको ज़मीन मिलती है, और ज़मीन मिलती है घर बनाने के लिए। कहाँ मिलती है, तो सोहना गांव में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है कि सोहना गांव कहाँ है, तो सोहना गांव कहाँ पड़ेगा, तो हरियाणा में पड़ेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो हैं इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट हैं। पहला गाजी खान कहाँ है, तो गाजी खान पाकिस्तान में है। दूसरा सोहना गांव कहाँ है, तो हरियाणा में है। आगे इस चैप्टर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा, ठीक है, तो हम भी आपको बताना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये लोग जब सोहना गांव में अपना घर बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि अपने घर को गोबर में मिट्टी मिलाकर वहाँ जो घर की ज़मीन होती है उसकी लिपाई करते हैं। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है बस। तो ज़मीन जो होती है उसकी लिपाई की जाती है गोबर मिट्टी में, गोबर मिला करके। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी सीटेट में कि ज़मीन की जो लिपाई होती है वो मिट्टी में गोबर मिलाकर क्यों की जाती है। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी में जब गोबर मिलाया जाता है तो इससे क्या होता है कि कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, मिट्टी में क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं। तो आपको यहाँ से नोट करना है, मेरी आवाज़ को सुनना है और उसी को नोट करना है कि मिट्टी में गोबर मिला करके लिपाई करने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे वो लोग घर बनाते हैं, फिर उनके परिवार बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन एक और हमें दिख रहा है पॉइंट। तो देखिए क्या किया जाता है कि जब ये लोग घर बना रहे होते हैं तो जब छत बनाते हैं घर का, ठीक है, तो क्या करते हैं, लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़कर एक फ्रेम बनाया जाता है और उसके घर के चारों दीवारों पर टिका दिया जाता है। और लकड़ी में दीमक ना लगे इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो पॉइंट है कि नीम और कीकर के लकड़ी में क्या होती है, दीमक नहीं लगते। ठीक है, नीम और कीकर के लकड़ी में दीमक नहीं लगते हैं। तो ऊपर में आपने पढ़ा कि गोबर में मिट्टी मिलाकर लिपाई करने से कीड़े नहीं लगते हैं, और दूसरा नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगते हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से वो लोग क्या किए, घर बनाए। उसके बाद उनके जो पोते हुए, पहले तो उनके पुत्र होंगे, ठीक है, जो परिवार आया था यहाँ पे, फिर उनके पोते हुए, तो किस प्रकार से अपने घर में परिवर्तन किया। देखिए पहले जो घर बनाया गया था तो कुछ इस प्रकार का था, ठीक है, झोपड़ी बनाए थे वो लोग। उसके बाद क्या हुआ कि घर में ईंटें का प्रयोग किया गया, छत को ढाल दिया गया। उसके बाद उनके पोते हुए तो उन्होंने क्या किया, घर में टाइल्स लगा दिया। तो फिर देखिए घर कुछ इस प्रकार का हो गया। तो यही सारा इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कौन कौन सा पॉइंट है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि पहला पॉइंट क्या था कि गाजी खान कहाँ है, तो गाजी खान कहाँ है, तो गाजी खान पाकिस्तान में है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि सोहना गांव कहाँ है, तो सोहना गांव हरियाणा में है। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट क्या है कि गोबर में मिट्टी मिला करके घर की ज़मीन पर लिपाई की जाती है, क्योंकि इससे क्या होता है, मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, और क्या होता है, नीम और कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगते हैं। तो इसी के साथ ये भी हमारा चैप्टर क्या होता है, समाप्त हो जाता है। बाकी चीज़ें जो है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों आप लोग जो जानते हैं तो उसको बताना, उतना भी आप लोग जो चीज़ जानते हैं तो उसको आप पढ़िएगा तो बोरिंग फील होगा। तो हम लोग अगले चैप्टर को देखते हैं। देखिए 13वां जो चैप्टर है पहाड़ों से समुद्र तक। तो इस चैप्टर में मेनली बताया गया है कि नदियाँ जो है पहाड़ों से जो निकलती है,
ठीक है। और नदियाँ जा कर के मिलती कहाँ है, तो समुद्र में मिलती है। लेकिन उसके पहले क्या होता है कि नदी बहुत, जैसे पहाड़ से निकलती है तो नदी बिल्कुल स्वच्छ होती है, लेकिन जैसे ही ये समतल में पहुँचती है तो क्या होता है, मैदानी इलाकों में पहुँचती है तो ये नदियाँ धीरे धीरे क्या होती है, गंदी होने लगती है। तो इन नदियों के गंदे होने का कारण क्या है, ठीक है। तो देखिए इन नदियों के गंदे होने का कारण क्या है, तो इसके पीछे हम लोग ही जिम्मेवार हैं कि लोग नदियों में क्या करते हैं, तो सर्वप्रथम फैक्ट्रियों से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसको नदी में ही बहा दिया जाता है। कई जगह पर लोग कपड़े धोने का भी काम करते हैं नदी में जा कर के ही, ठीक है। और क्या होता है, जानवर भी, कई जगह लोग जानवर को भी धोने का काम करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होती है, नदियाँ गंदी हो जाती है, जिससे बहुत सारे इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो नदी गंदी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, कहीं कहीं बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल पोल्यूटेड हो जाएगी वहाँ पे मछलियाँ मर जाएगी, कहीं पे बहुत कम मछली देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सब सारे नदियों के गंदे होने का साइड इफ़ेक्ट है। तो इन सब सारी चीज़ों को क्या है आप लोग जानते हैं। उसके बाद नदी जब समुद्र में पहुँचती है तो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन दिया गया कि समुद्र का पानी पिया जा सकता है। तो समुद्र का पानी पिया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन उसको पीने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसको फ़िल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। उसको उबाल करके नमक को अलग करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पी सकते हैं, क्योंकि नमकीन पानी आप नहीं पी सकते हैं। आगे इस चैप्टर में कहा गया कि अगर बाढ़ आ जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से कंसेप्ट, कुछ सारे कंसेप्ट जो है इस चैप्टर में दिए गए हैं, जिसको आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक, मतलब कह सकते हैं उसको करके देखिए, उसको हम एक्टिविटी दिया गया है, ठीक है। तो एक्टिविटी को आपको करना है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले। और इसमें देखिए क्या दिया गया है, तो चीज़ें दी गई है, जिसमें चीज़ें हैं चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, साबुन का पानी, आटा, दाल, शरबत, खाने का सोडा, तेल या कोई सरसों का तेल या तिल का या कोई और। कहा गया कि कौन सा चीज़ पानी में घुल जाएगा तो आपको टिक मारना है, कौन सा चीज़ पानी में नहीं घुलेगा, ठीक है। अगर पानी में उसको घोलिएगा तो पानी का रंग बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा, तो ये सब सारी चीज़ें आपको करके देखना है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों के लिए था, मेनली एक्टिविटी बेस्ड चैप्टर था। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन आप करिए तो इससे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए सीटेट में, तो आप आसानी से उसको बना लीजिएगा। तो ये एक्टिविटी आप स्क्रीनशॉट लेकर के बनाइए, ठीक है। ऐसे भी लॉकडाउन में आप घर में बैठे हुए हैं तो आसानीपूर्वक इसको बना सकते हैं। अब अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। ये जो हमारा चैप्टर है जिसका हेडिंग है बसवा का खेत, ठीक है। यानी कि एक बसवा नाम का बालक है, उसी का खेत है, उसके पिताजी क्या करते हैं, प्याज की खेती करते हैं, तो उसी के संबंध में ये चैप्टर है। तो देखिए बसवा जो है कहाँ का रहने वाला है, तो कर्नाटक के वेलवनिका गांव में रहता है। तो ये पॉइंट आपके लिए भी आई है कि वेलवनिका गांव कहाँ पे है, तो वेलवनिका गांव कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। अब देखिए जुलाई का महीना है और हर बार की तरह इस बार भी उसके अप्पा जो हैं, यानी कि उसके पिताजी जो हैं, प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। तो दूसरा पॉइंट आपके लिए है कि प्याज की फसल उगाने की तैयारी किस महीने में की जाती है, तो जुलाई के महीने में की जाती है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खुट्टी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है, ठीक है। तो देखिए खुट्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खुट्टी होता क्या है, तो देखिए ये जो चीज़ है, ये नहीं कि हम लोग इसको बोलते हैं कुदाल, लेकिन कर्नाटक में उसी को बोला जाता है खुट्टी। तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कर्नाटक में खेतों की मिट्टी को किससे नरम किया जाता है, तो खुट्टी से नरम किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ कि बसवा के इलाके में खुट्टी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं, और आपको बताना है कि आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट करिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में प्याज की फसल का उदाहरण दिया गया है कि प्याज की फसल किस प्रकार से की जाती है। तो आगे देखिएगा क्या कहा गया है कि अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे और बैल कुरीगे को खींचते जाएंगे और पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कुरीगो जो होता है ये क्या होता है, हल होता है, हम लोग इसको हल बोलते हैं, लेकिन बसवा के इलाके में यानी कि बेलबनिका गांव में इसको क्या बोला जाता है, कुरीगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट करिएगा। उससे क्या होगा, क्यारी टाइप का बनते जाएगा और उसमें बीज डालते जाएंगे उसके पिताजी। तो पहला हो गया खुट्टी की मदद से खेत को नरम करते हैं, और बैल जो है कुरीगे को क्या करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि उस ये जो मतलब कि प्याज का जो फसल है, तो जब फसल बीज बो दी जाती है तो उसमें क्या होता है, खरपतवार निकल आते हैं। तो खरपतवार को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, क्योंकि जब ये खाद पानी देंगे तो खरपतवार क्या करेगी, सोख लेगी, तो उसको हटाने का काम किया जाता है। तो देखिए खरपतवार को हटाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है,
तो ये जो खरपतवार है इसको हटाया जाता है। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि खरपतवार कहते किसको हैं। तो देखिए यहाँ से कहा जा रहा है कि आपने किसी खेत या बगीचे में देखा है कि कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग आते हैं, वही होती है क्या, खरपतवार। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि खेत या बगीचे में कुछ, ठीक है, यहाँ से नोट करना है और नीचे तक आना है कि कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग आते हैं, वही होती है क्या, खरपतवार होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए कि इनका जो प्याज का फसल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और क्या होता है, ये फसल तैयार हो जाता है और उसको उखाड़ करके घर लाया जाता है। लेकिन घर लाने के बाद देखिए इसको क्या किया जाता है, तो इसकी जो अम्मा है वो क्या करती हैं, देखिएगा यहाँ पे, तो अम्मा जो है उसकी, ठीक है, क्या करती है, तो इलीगे की मदद से प्याज को पौधे से अलग करती है। तो ये इलीगे क्या है, तो देखिए इलीगे क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इलीगे है क्या, तो देखिए ये जो काटने वाला चीज़ है ये क्या है, इलीगे है। ठीक है, इलीगे हम आपको नीचे भी दिखाते हैं। देखिए ये क्या है, ये इलीगे है। इसको आप लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, यानी कि हमारे क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये क्या था, ऊपर में हमने क्या देखा इसको, तो ये क्या था हमारा, तो ये खुट्टी था। ठीक है, और हमारे ये क्या था, तो ये कुरीगे था। ये हमारा क्या हो जाएगा, कुरीगे। ये हमारा होगा खुट्टी, ये हो जाएगा क्या, इलीगे। ठीक है, तो यही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर से। बाकी आपको कुछ नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में। फोर्थ क्लास का जो चैप्टर है, तो कुछ चैप्टर से मेनली एक ये 2 पॉइंट ही निकल के आते हैं, तो हमने देखा। अब आगे की चैप्टर को देखते हैं। तो देखिए ये जो चैप्टर है मंडी से घर तक, तो ये जो चैप्टर है मेनली बेस्ड है ईवीएस पेडागोजी पे। ठीक है, तो जब हम लोग पेडागोजी पढ़ेंगे तो इस चैप्टर को देखेंगे, यानी कि देखिए इसमें क्या कहा गया है। तो देखिए कुछ बॉक्सेज हैं, जैसे देखिए ये जो चैप्टर है, तो देखिए बच्चों को मंडी में होने वाले कामों के बारे में बताया जा सकता है। यानी कि ये जो चैप्टर है तो इसमें एक परिवार की कहानी है। ये जो परिवार है ये सब्जी बेचने का काम करता है, उसमें उसके बच्चे भी मदद करते हैं। तो इस चैप्टर में कहा गया है कि बाल मजदूरी का भी इसमें सहायता लिया जा रहा है। तो ये जो चैप्टर है मेनली बेस्ड है पेडागोजी पे, ईवीएस शिक्षा शास्त्र पे बेस्ड है। तो हम लोग जब पेडागोजी पढ़ेंगे, जैसे ये वाला बॉक्स आपने देखा, ठीक उसी प्रकार एक बॉक्स और देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि बाल मजदूरी को बढ़ावा दिए बिना बच्चों को उनके परिवार व आसपास के लोगों की मदद करने के लिए संवेदनशील बनाएं। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोग देखेंगे जब हम लोग पेडागोजी करेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर। ये जो हमारा चैप्टर है चू चू करती आई चिड़िया, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर साबित होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे। ये जो चैप्टर है मेनली बेस्ड है पक्षियों पर, कि पक्षियाँ जो हैं अपनी घोंसला किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, आकाश में एक भी बादल नहीं है और सूरज क्या है, तेज चमक रहा है, और गोरैया, फाख्ता, शकरकोरा, ठीक है, सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। तो यहाँ से आपने 3 पक्षियों का नाम देखा, गोरैया, फाख्ता और शकरखोरा। तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोरैया, फाख्ता, शकरखोरा किस प्रकार से अपना घोंसला बनाते हैं। तो देखिए कहा गया है कि कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना लिया और कुछ घोंसलों से अंडों से बच्चे भी निकल आ रहे हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त हैं। ठीक है, तो हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। ठीक है, ये जो कहानी है लिखा गया है किनके द्वारा, तो देखिए लिखा गया है बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936 को प्रकाशित किया गया था। तो इसमें फाख्ता, शकरखोरा और गोरैया के बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से ये लोग अपना घोंसला बनाते हैं, तो आप नोट करिएगा। तो देखिए फाख्ता जो है कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो सर्वप्रथम आप फाख्ता के बारे में नोट करिए। ठीक है, कि फाख्ता अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, दूसरा बात रहा गोरैया का। ठीक है, तो गोरैया देखिए क्या है, तो गोरैया आमतौर पर घर में या आसपास ही दिखाई देती है, यानी कि गोरैया पक्षी हमारे घर में ही देखने को मिल जाती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। ठीक है, नोट करते चलिए, आईने के पीछे,
और घर की दीवार के आले में, जिसको हम लोग अलमारी भी बोलते हैं, ताखा भी बोलते हैं, तो यहाँ पे गौरैया क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। तो ये रही गौरैया की बात। तीसरा देखिएगा शकरखोरा। ठीक है, तो शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। तो 3 चिड़िया आप लोग पढ़े, गौरैया, फाख्ता और शकरखोरा। तो आगे देखिए बाकी सब जो चिड़ियाएँ हैं उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले देखिए एक बॉक्स दिया गया है जिसमें कहा गया कि गीजू भाई बधेका गुजरात में रहते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है क्या, गीजू भाई बधेका। वो कहाँ रहते हैं, गुजरात में रहते हैं। और वे किस लिए फेमस हैं, तो देखिए वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखते थे। ये जो गीजू भाई हैं वो बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ लिखते हैं। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करिए तथा उन पर चर्चा करिए। एक शिक्षक के रूप में ये कार्य दिया गया है। तो यहाँ से जो हमारा पॉइंट निकलेगा तो वो निकलेगा कि गीजू भाई बधेका कहाँ के रहने वाले हैं, तो गुजरात के रहने वाले हैं। और दूसरा पॉइंट क्या निकलेगा, वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 चिड़िया के बारे में देखा, गौरैया, फाख्ता और शकरखोरा। आगे देखिएगा, आगे कहा जा रहा है कि गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। ठीक है, एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है गोपाल भाई, तो उनके घर वाली सड़क के किनारे क्या है, बहुत सारे पत्थर हैं। ठीक है, इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचीड़ी, जिसको आप लोग इंडियन रोबिन बोलते हैं। ठीक है, कलचीड़ी एक पक्षी का नाम है, ये रहा कलचीड़ी। ठीक है, ये चित्र भी दिखाया गया है। तो ये इसको इंडियन रोबिन भी कहते हैं, जिसने क्या दिए हैं, पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे दिए हैं। तो यहाँ से पॉइंट हमारा क्या है कि कलचीड़ी अपना घोंसला कहाँ पे बनाती है, तो कलचीड़ी अपना घोंसला पत्थरों के बीच में बनाती है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी। मैंने दूरबीन से घोंसला में देखा, घोंसला घास से बना है। ठीक है, घोंसला किससे बना हुआ रहता है, इसका घास से बना हुआ रहता है। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा हुआ रहता है। ठीक है, जो कलचीड़ी चिड़ियाँ हैं तो वो जो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है, तो उसमें कौन कौन सा चीज़ का उपयोग किया जाता है, करती है ये चिड़ियाँ। तो देखिए घोंसले बनाने के लिए चिड़ियाँ क्या करती है, नाजुक टहनियों का, जड़ें का, ऊन का, बालों का और रुई का प्रयोग करती है। कलचीड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। ठीक है, आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए। जो कलचीड़ी चिड़ियाँ हैं तो उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए। वहीं पर ये चिड़ियाँ क्या करती है, अंडे देती है। तो ये भी पॉइंट आपके लिए कलचीड़ी चिड़िया के बारे में इम्पोर्टेंट है। आगे देखिएगा, कलचीड़ी कौवे जैसा नहीं है। कलचीड़ी जो है देखने में आपको कौवे जैसा लग सकता है, लेकिन ये कौवे जैसा नहीं है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें होती है। ये कौवे के बारे में कहा जा रहा है। यहाँ तक आपने देखा कलचीड़ी के बारे में। आगे देखिएगा कौवे के बारे में कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं मिलती है। ठीक है, और कौवा अपना घोंसला कहाँ पे बनाता है, तो देखिएगा कहा जा रहा है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो ये 2 पॉइंट आप कौवा के संबंध में नोट करिए। ठीक है, कि कौवा अपना घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बनाता है और अपना घोंसला बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करता है, तो घोंसला बनाने के लिए लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कलचीड़ी चिड़िया के बारे में ही कहा जा रहा है कि कलचीड़ी के घोंसले में एक बच्चा दिखा इनको और अपनी चोंच फाड़कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचीड़ी चिड़िया कहीं से उड़ करके आई, अपने बच्चों के मुंह में कुछ रखा। तो हर एक चिड़िया जो है अपने बच्चों को खिलाने का काम कुछ इसी प्रकार से करती है। ठीक है, तो ये तो रहा कलचीड़ी और कौवा। आगे देखिएगा कोयल के बारे में। ठीक है, ये है आपका कोयल। तो कोयल क्या करती है, तो कोयल बहुत मीठा गाती है। ठीक है, पर क्या आपको पता है कि वह अपना घोंसला बनाती है कि नहीं बनाती है? क्या आप जानते हैं कि कोयल अपना घोंसला बनाती है कि नहीं बनाती है? तो आपको यहाँ से जानकारी हो जाना चाहिए कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडा देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी क्या करता है, सेता है, यानी कि उसकी सेवा करता है। तो यहाँ से आपने देखा शकरखोरा, फाख्ता, गौरैया और क्या कलचीड़ी, कौवा और कोयल के बारे में देखा। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि और भी चिड़ियाएँ जो हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए एक
क्यूट सी चिड़िया हैं जिसका नाम है बसंत गौरी। तो देखिए बसंत गौरी क्या करती है, ठीक है। तो इस चिड़िया के बारे में कहा जा रहा है कि बसंत गौरी, ठीक है, बसंत गौरी गर्मियों में टुक 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 करते रहते हैं, ठीक है। बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है और वो क्या करती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे रखती है। तो ये किसके बारे में है, तो ये बसंत गौरी के बारे में है। तो यहाँ से आपको नोट कर लेना है कि बसंत गौरी गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे रखती है। आगे है एक चिड़िया, ये चिड़िया है, ठीक है, जिसका नाम है क्या, दर्जिन चिड़िया। दर्जिन मतलब दर्जी, ठीक है। तो देखिए दर्जिन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को क्या करती है, सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार कर लेती है। यही है उसका घोंसला। तो दर्जिन चिड़िया अपना घोंसला किस प्रकार बनाती है, तो दर्जिन चिड़िया क्या करती है, यहाँ से आपका ये पॉइंट है। तो दर्जिन चिड़िया अपना घोंसला नुकीली चोंच से पत्तों को सी कर बनाती है और उसके बीच में बनी थैली में क्या करती है, अंडे देती है। देखिए हमने नोट किया था कि शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकला घोंसला बनाते हैं। तो ये शकरखोरा के बारे में है, फिर से देख लीजिए। तो उसी शाम एक डाल से टंगा शकरखोरा का घोंसला मिला। ये लोग जो देख रहे हैं घोंसलों का जो मुआयना कर रहे हैं, तो इसमें से जानकारी मिली कि यह घोंसला कौन कौन से चीज़ से बना हुआ रहता है। तो देखिए घोंसला में बाल होती है, बारीक घास होती है, पतली टहनियाँ होती है, सूखे पत्ते होते हैं, रुई होती है, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो आपको शकरखोरा का जो घोंसला होगा उसमें ये सब सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए कौन सी चिड़िया के बारे में पढ़ना है। ये जो बॉक्स है इसमें बताया जा रहा है कि क्या आप बीवर पक्षी के बारे में जानते हैं। एक पक्षी होती है जिसका नाम है बीवर। ये क्या करते हैं, तो सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, ठीक है। अभी तक आपने जितने भी चिड़िया का नाम देखा तो सभी मादा चिड़िया क्या करती है, अपनी घोंसला बनाती है। लेकिन बीवर पक्षी में क्या होता है कि सभी नर बीवर पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और मादा बीवर उन सभी घोंसलों को क्या करती है, देखती है। उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है, ठीक है। यानी कि नर बीवर पक्षी, बहुत सारे नर बीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं और मादा बीवर सभी घोंसलों का मुआयना करती है और जो सबसे अच्छे घोंसले बने हुए रहते हैं उसमें से वह अंडे देती है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो मादा बीवर पक्षी है वो कुछ ज़्यादा ही शौकीन है अंडे देने के लिए, ठीक है। तो आगे देखिएगा कि कौन कौन से पक्षी और क्या करते हैं। ये जो पक्षियाँ घोंसला बनाती है, तो देखिए पक्षियों के कई दुश्मन भी हैं। मनुष्य और दूसरे जानवर जैसे कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही इनके क्या करते हैं, अंडे चुरा लेते हैं और कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे पक्षियों के क्या है, दुश्मन हैं, जो पक्षियों के अंडे चुराते हैं और कई बार उनके घोंसले तोड़ देते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पक्षियों के दुश्मन कौन कौन है। तो गिलहरी हो गया, बिल्ली हो गया, चूहा हो गया, यह क्या करते हैं, पक्षियों के अंडे चुरा लेते हैं और कई बार उनके घोंसले भी क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। यहाँ पर जो आपको बॉक्स दिख रहा है कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, संकेत हमारा राष्ट्रीय पक्षी। यानी कि हिंट दिया गया है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। तो अब बिना समय गवाए कमेंट करिए कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है। आगे एक पॉइंट है, देखिएगा कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर क्या करते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो जो पक्षियाँ घोंसला बनाती है तो ओनली वन एंड ओनली क्या करती है, अंडे देने के लिए इसको बनाती है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। हमने पढ़ा कि पक्षियाँ क्या करती है, अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाती है। तो एक देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि कुछ जानवर भी होते हैं जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो उन सभी जानवरों का नाम आपको नोट कर लेना है। तो देखिए जानवर है जैसे छिपकली है, ठीक है, छिपकली हो गया, सांप हो गया, सांप हो गया, और क्या हो गया, कछुआ हो गया, ठीक है, कछुआ हो गया। ये सब क्या करते हैं, ये सब जो है अंडे देते हैं, ठीक है। पक्षियों के अलावा ये लोग जो हैं ये सभी भी अंडे देते हैं, जैसे छिपकली, सांप, कछुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था, इसको नोट। आगे कहा जा रहा है जानवरों के दांत के बारे में, ठीक।
ठीक है। तो कहा जा रहा है कि आप जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं, क्या आपने कभी देखा है? तो देखिए क्या है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। ये गाय के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये गाय के दांतों के बारे में व्याख्या की गई है, तो इसको अपने नोटबुक में नोट करिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम में आते हैं। तो ये बिल्ली की दांत की विशेषता है, ठीक है। आगे देखिएगा सांप के दांत होते हैं, ठीक है, लेकिन नुकीले होते हैं। सांप के दांत होते तो हैं लेकिन नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। तो ये सांप की विशेषता है। आगे देखिएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता दी जा रही है गिलहरी के बारे में। तो देखिए गिलहरी क्या करती है कि गिलहरी के दांत हमेशा क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं, लेकिन दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत क्या होते हैं, घिसते रहते हैं। गिलहरी एक ऐसा प्राणी है जिसके दांत हमेशा ही बढ़ते रहते हैं, लेकिन काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दांत बढ़ते हैं लेकिन फिर भी कम हो जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये इन्हीं सब सारे पॉइंट्सों के साथ, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ मैं इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, जो भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उसके माध्यम से इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।